हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रासायनिक और जैविक हथियार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक जैविक हथियार क्या होते हैं। तो जो हमारे रासायनिक और जैविक युद्ध होते हैं, मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल युद्ध होते हैं, यह आधुनिक युद्ध के सबसे घातक युद्धों में से एक है। इनमें हमारे पारंपरिक जो विस्फोटक है, उनकी बजाय जहरीले तत्वों, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल होता है? हमारे पारंपरिक जो विस्फोटक होते हैं, जैसे टीएनटी, डायनामाइट, इनके बजाय क्या है, जहरीले तत्वों, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें हमारे रासायनिक युद्ध की, केमिकल वॉरफेयर क्या होता है, तो इसमें हमारा मानव निर्मित जहरीले रसायनों का उपयोग किया जाता है। किसका? मानव निर्मित जहरीले रसायनों या फिर टॉक्सिक केमिकल्स है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुश्मन को मारना, गंभीर रूप से घायल करना और युद्ध के लिए अक्षम, मतलब इनकेपेसिटेट करना है। आप इसे याद रखेंगे। फिर जैविक युद्धों की बात करें, जिसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, तो इसमें हमारे जैविक सूक्ष्म जीवों, जिसमें हमारे क्या जीवित सूक्ष्म जीवों, जिसमें हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर उनके द्वारा उत्पन्न जो जहर, मतलब टॉक्सिन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे बीमारियों और महामारियों को जन्म देते हैं। तो जैविक युद्ध क्या करते हैं? हमारे महामारी और बीमारियों को जन्म देते हैं। हथियार की बात करें, मतलब डिलीवरी सिस्टम की, तो इन हथियार रसायनों या फिर जीवाणुओं को, इन रसायनों या जीवाणुओं को मिसाइलों, तोप के गोलों, एरोसोल स्प्रे और बमों के जरिए लक्षित क्षेत्रों में फैला दिया जाता है। ये हमारे क्या डिलीवरी सिस्टम होते हैं। कौन से? हमारे तोप के गोले, एरोसोल स्प्रे और बमों के माध्यम से और मिसाइलों के माध्यम से। विनाशकारी प्रभाव की बात करें, तो ये सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं। ये क्या होते हैं? सामूहिक विनाश के हथियार, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, जो न केवल मानव जीवन को लील कर लेते हैं, मतलब छीन लेते हैं, बल्कि हमारी कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को, या कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से नुकसान भी पहुंचाते हैं। बात करें रासायनिक हथियारों का स्वरूप और उनका वर्गीकरण क्या है, उसकी बात करें, तो रासायनिक हथियार इसलिए घातक होते हैं। रासायनिक हथियार क्यों घातक होते हैं? क्यों? क्योंकि वे अक्सर अदृश्य और गंधहीन होते हैं, और ये क्या है, हवा के साथ तेजी से फैलते हैं। कुछ गैसों के रूप में होते हैं, जैसे हमारे क्लोरीन, जबकि हमारे कई तरल बूंदों के रूप में या ठोस कणों के रूप में भी होते हैं। और ये घातक इसलिए होते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। मानव शरीर पर उनके प्रभाव के आधार पर, किसके आधार पर? मानव शरीर पर उनके प्रभाव के आधार पर रासायनिक एजेंटों को कुछ भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला एजेंट आता है हमारा चोकिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? चोकिंग एजेंट, मतलब घुटन पैदा करने वाला एजेंट। तो ये क्या करते हैं? सीधे श्वसन तंत्र पे हमला करते हैं। कहाँ हमला करते हैं? श्वसन तंत्र पे हमला करते हैं। जब ये हमारे शरीर में फैल जाते हैं, तो फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है। क्या होता है? फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे जो पीड़ित है, ये घुटन से मृत्यु हो जाती है। पीड़ित की क्या है? हमारी घुटन से मृत्यु हो जाती है, जैसे हमारे क्लोरीन और फॉस्जिन गैस है। फिर ग्लिस्टरिंग एजेंट की बात करें, फफोले पैदा करने वाले एजेंट की बात करें, तो जिसे वेसिकेंट भी कहते हैं। तो ये हमारी त्वचा और आंखों की, या त्वचा, आंखों और श्वास नली के संपर्क में आते ही, जब ये हमारे एजेंट क्या है, त्वचा, आंखें और हमारे श्वास नली, इनके संपर्क में आते हैं, तब जलन और बड़े बड़े छाले, मतलब ब्लिस्टर्स पैदा कर देते हैं। जैसे हमारे कौन सी गैस है? मस्टर्ड गैस और लेविसाइट। ये क्या करते हैं? हमारे बड़े बड़े छाले पैदा कर देते हैं। फिर रक्त एजेंट या ब्लड एजेंट की बात करें, तो ये शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके, ये क्या करते हैं? शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके रक्त को ऑक्सीजन सोखने से रोक देते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके रक्त को हमारे ऑक्सीजन सोखने से रोक देते हैं, जिससे व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की क्या होती है? दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारे हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजेन क्लोराइड, ये हमारे क्या रक्त एजेंट या ब्लड एजेंट्स होते हैं। फिर आता है तंत्रिका एजेंट, जिन्हें नर्व एजेंट कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? सब ज्यादा घातक होते हैं। तंत्रिका एजेंट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा घातक होते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र के न्यूरो को जाम कर देते हैं। जो तंत्रिका तंत्र के न्यूरो होते हैं, इनको जाम कर देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे शरीर का अपनी मांसपेशियों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। जिससे क्या होता है? शरीर का अपनी मांसपेशियों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारे दौरे पड़ते हैं और व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो जाती है। जैसे हमारे शरीर, टैबून, वीएक्स, ये हमारे क्या तंत्रिका एजेंट या नर्व एजेंट कहलाते हैं। फिर अक्षम करने वाले एजेंट की बात करें, इनकैपेसिटेटिंग हमारे एजेंट की बात करें, अक्षम करने वाले एजेंट, तो इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि हमारे दुश्मन को कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त, मतलब पैरालाइज या फिर मानसिक रूप से भ्रमित करना होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को मारना नहीं होता, बल्कि हमारे दुश्मन को कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त या फिर मानसिक रूप से भ्रमित करना होता है, जैसे हमारे बीजेड और फेंटे नाइल। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अक्षम करने वाले एजेंट कहलाते हैं। अब हम देखेंगे दंगा नियंत्रण और शाकनाशी के बारे में। किसके बारे में? दंगा नियंत्रण और शाकनाशी के बारे में बात करें, रॉय कंट्रोल और हर्बिसाइड्स के बारे में, तो पहले आता है दंगा नियंत्रण। तो इनका उपयोग पुलिस या सेना, क्या इसका उपयोग कौन कौन करते हैं? पुलिस या सेना भीड़ को तितर बितर करने के लिए करती है। किस लिए करती है? भीड़ को
तीतर-बितर ये इधर-उधर करने के लिए करती है। जैसे हमारे आंसू गैस होता है, काली मिर्च स्प्रे मतलब पेपर स्प्रे होता है। ये हमारे क्या दंगा नियंत्रण में काम आता है। शाकनाशी की बात करें तो इनका उपयोग क्या दुश्मन के छिपने के स्थान, कई बार दुश्मन क्या हमारे जंगल या फसलों के बीच में जाके छुप जाते हैं। तो ये हमारे जंगलों को और फसलों को नष्ट करने के लिए हमारे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे क्या शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे हमारे अमेरिका के द्वारा वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल किया गया एजेंट था वो कौन-सा? एजेंट ऑरेंज। अब हम देखेंगे रासायनिक जो हथियार है उनसे किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो इन हथियारों से बचाव के लिए विशेष उपकरणों और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। किसकी? विशेष उपकरणों और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे सुरक्षात्मक उपकरण, तो इसमें क्या होता है पूरे चेहरे को ढकने वाले, क्या पूरे चेहरे को ढकने वाले गैस मास्क और विशेष रसायनों से, क्या कौन कौन से होते हैं हमारे पूरे चेहरे को ढकने वाले गैस मास्क और विशेष रसायनों से अप्रभावित रहने वाले रासायनिक सूट पहने जाते हैं। क्या ऐसे रासायनिक सूट पहने जाते हैं जो क्या विशेष रसायनों से अप्रभावित रहे। फिर हमारे एंटीडोट्स की बात करें तो रासायनिक हमले के तुरंत बाद, क्या रासायनिक हमले के तुरंत बाद प्रभाव को कम करने वाली दवाइयाँ ली जाती है। प्रभाव को कम करने वाली क्या दवाइयाँ ली जाती है। जैसे हमारे एट्रोपिन का इंजेक्शन तंत्रिका एजेंट को प्रभाव को बेअसर करने में मदद करता है। कौन सी? एट्रोपिन का इंजेक्शन क्या करता है? तंत्रिका एजेंटों के प्रभाव को बेअसर करने में मदद करता है। कौन सा? एंटीडोट, एट्रोपिन। अब हम बात करें ऐतिहासिक और हालिया उपयोग की, जो हमारे जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है इनका कहाँ-कहाँ उपयोग किया गया था उनकी बात करें हालिया में और जो हमारे ऐतिहासिक रूप से। जैसे देखें तो मानव इतिहास में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कई बार हुआ है जिसने क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर के रख दिया है। शुरुआत की बात करें पहला आता हमारा क्या पहला विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें वैसे तो हमारे 1914 से 1918 तक था, लेकिन हमारे जो केमिकल वेपन्स है इसके इस्तेमाल 1915 से 1917 के बीच में हुआ था। तो रासायनिक युद्ध की शुरुआत हुई थी 1915 से 1917 के बीच में। तो जर्मनी ने 1915 में क्लोरीन गैस और 1917 में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। क्या हमारे क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था, आप इसे याद रखेंगे। जर्मनी ने 1915 में क्लोरीन गैस और 1917 में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो युद्ध के मैदानों पर तो इनका प्रयोग नहीं हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध के मैदानों में तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ केमिकल वेपन्स का। लेकिन नाज़ी जर्मनी ने क्या किया था, जो होलोकॉस्ट किया था, मतलब यहूदियों का नरसंहार किया था, तो उसके दौरान ज़ाइक्लोन, क्या ज़ाइक्लोन बी इस गैस का इस्तेमाल गैस चैम्बरों में किया था। कौन-सी गैस थी? ज़ाइक्लोन बी इस गैस का इस्तेमाल किया था, कहाँ? गैस चैम्बरों में। फिर वियतनाम युद्ध की बात करें 1960 के दशक में, तो अमेरिका के द्वारा जंगलों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। फिर ईरान इराक युद्ध की बात करें 1980 के दशक में, तो इराक के जो सद्दाम हुसैन थे, जो डिक्टेटर थे तानाशाह इराक के, तो सद्दाम हुसैन ने ईरान और अपने ही देश के जो कुर्द नागरिक है उन पर इसका इस्तेमाल क्रूरता से किया था। फिर आतंकवादी हमले की बात करें 1995 में, तो शिनरिक्यो, या ओम शिनरिक्यो नामक एक आतंकी समूह था, उसने क्या किया टोक्यो जापान के टोक्यो में एक सबवे था, कौन सा? मेट्रो सबवे, वहां पे एक सरीन गैस छोड़ दी थी। तो एक तरह का आतंकवादी हमला था 1995 में। हालिया घटना की बात करें तो 2013 से 13 और 2018 में सीरियाई गृह युद्ध में नागरिक आबादी पर, क्या सीरियाई गृह युद्ध में नागरिक आबादी पर सरीन और क्लोरीन गैस के हमले किए गए थे। कब? 2013 और 2018 में। 2017 की बात करें तो कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर बीएक्स नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। किस पे? किम जोंग उन के भाई पे, और उसका नाम था किम जोंग नाम। तो इस वीएक्स नर्व एजेंट का इस्तेमाल करके उनकी हत्या की गई थी। फिर 2020 की बात करें तो रूसी नेता अलेक्सी नवाल्नी, क्या अलेक्सी नवाल्नी को नोविचोक नामक एक जहर दे दिया गया था, जो हमारे क्या केमिकल वेपन के रूप में काम आता है 2020 के अंदर। वर्तमान में देखें तो यूक्रेन रूस युद्ध में हमारा क्लोरोपिक्रीन, इसके क्लोरोपिक्रीन नामक एक जो केमिकल वेपन है उसका कथित रूप के से उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। किसमें? यूक्रेन रूस युद्ध में। अब हम देखेंगे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए, उसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रयास की बात करें, इंटरनेशनल रेस्पॉन्स की बात करें तो इन हथियारों के भयावह परिणामों को देखते हुए विश्व स्तर पर कई संधियां की गई है। तो ये जो हथियार है इनके भयावह परिणामों को देखते हुए क्या विश्व स्तर पर कई संधियां की गई है। जैसे हमारे एक संधि आती है 1899 का हेग कन्वेंशन। 1899 के हेग कन्वेंशन की बात करें तो युद्ध के नियमों को तय करने और जहरीली गैसों पर रोक लगाने का पहला प्रयास था। तो ये क्या करता है, युद्ध के नियम कैसे होने चाहिए, साथ साथ जहरीली गैसों को युद्ध में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का कन्वेंशन था। कौन सा? पहला हेग कन्वेंशन 1899 का। फिर आता है 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल। ये पहले विश्व युद्ध के बाद
आया था। कब आया था? पहले विश्व युद्ध के बाद आया था। इसने युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के पहले उपयोग पर, फर्स्ट यूज़ पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये इसके उत्पादन और भंडारण की छूट देता था। किसकी छूट देता था? भंडारण और उत्पादन की छूट तो देता था। फिर आता हमारा 1992 का रासायनिक हथियार सम्मेलन। क्या था? 1992 का रासायनिक हथियार सम्मेलन आता है, मतलब केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसे CWC कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अहम और व्यापक संधि थी, जो हमारे क्या 1991 में लागू हुई थी। और ये दुनिया भर में हमारे रासायनिक हथियारों के विकास, भंडारण, उत्पादन और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाती थी। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? हमारे रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसे OPCW कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी थी। अब हम देखेंगे निहितार्थ और भविष्य की चुनौती के बारे में। क्या निहितार्थ और भविष्य की चुनौती की बात करें, चैलेंजेस की, तो नैतिक और पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, तो ये हथियार क्या करते हैं? सैन्य और नागरिक दोनों के बीच में किसी भी तरह का भेद नहीं करते हैं। और ये क्या होते हैं? अंधाधुंध तबाही मचाते हैं। क्या करते हैं? अंधाधुंध तबाही मचाते हैं। सैन्य भी मरेंगे तो आम नागरिक भी मरेंगे। इनके संपर्क में आने वाले लोग जीवन भर विकलांगता, आनुवंशिक विकार जो जेनेटिक डिफिक्ट्स है, और गंभीर बीमारियों इनका सामना करते हैं। तो इनका संपर्क में आने वाले लोग क्या जीवन भर विकलांगता, आनुवंशिक विकार और गंभीर बीमारियों का सामना करते हैं। हर्बिसाइड्स और रसायनों से जंगल नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी बंजर हो जाती है, और भूजल कैसा हो जाता है? जहरीला हो जाता है। बात करें भविष्य के खतरे और चुनौती की, किसकी? भविष्य के खतरों और चुनौती की बात करें, तो पुराने हथियारों का जखीरा, पुराने और निष्क्रिय पड़े हुए जो हमारे रासायनिक हथियार हैं, उनके डिब्बों में जंग लग जाती है। जब बहुत समय तक वो लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो क्या होता है? उनमें जंग लग जाती है, जिससे क्या उनमें रिसाव, मतलब लीकेज की समस्या आती है, या फिर अचानक विस्फोट का बड़ा खतरा बना रहता है। फिर आतंकवाद और नई तकनीक की बात करें, तो सबसे बड़ा डर डर ये है कि आतंकी संगठन इन रसायनों को हासिल कर ले। ये जो हमारे आतंकी संगठन है, इन रसायनों को हासिल कर ले, और क्या करे? आज के समय में जो कृषि ड्रोन होते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन या फिर कमर्शियल ड्रोन, इनके जरिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इन रसायनों का छिड़काव करके आतंकियों के लिए आसान हो सकता है। तो इनको सबसे बड़ा डर यही होता है कि जो हमारे आतंकवादी होते हैं, आतंकी संगठन इन रसायनों को हासिल कर ले, और जो हमारे कृषि ड्रोन होते हैं या फिर कमर्शियल ड्रोन, इनके जरिए जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, इन पे इनका छिड़काव कर दे और बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकते हैं। राजनीतिक बाधाओं की बात करें, तो कई देश क्या हमारे CWC संधि पर हस्ताक्षर तो कर चुके हैं, लेकिन अपनी सुविधाओं की जांच, मतलब इंस्पेक्शन का विरोध करते हैं। आगे बात करें, तो नष्ट करने की जटिलता की बात करें, तो पहले से मौजूद जो हमारे रासायनिक हथियार है, उनको सुरक्षित रूप से नष्ट करना तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा जटिल है, और साथ ही साथ क्या बहुत ज्यादा खर्चीला भी है। इसके लिए हमारे हाईटेक जो इंसिनेटर्स है, इनकी आवश्यकता पड़ती है, तभी ये हमारे यहाँ नष्ट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे CWC के बारे में, जो अभी हमने देख ली थी, मतलब रासायनिक हथियारों का सम्मेलन। तो रासायनिक हथियारों का सम्मेलन, जिसे केमिकल वेपन कन्वेंशन या CWC कहते हैं, तो ये क्या हमारे एक बहुपक्षीय, मतलब मल्टीलेटरल अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये हमारे क्या मल्टीलेटरल अंतरराष्ट्रीय संधि है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को रासायनिक हथियारों के खतरे से हमेशा के लिए मुक्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया को हमारे रासायनिक हथियारों के खतरे से पूरी तरह से मुक्त करना है। पहले आता हमारे क्या 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल की बात करें, तो शुरुआत में इस प्रोटोकॉल ने युद्ध में जहरीली गैसों के उपयोग पर रोक लगा दी थी, लेकिन देशों को इनके हथियारों को बनाने और अपने पास रखने, मतलब भंडारण की छूट दे रखी थी। तो आप इसे याद रखेंगे, ये हमारे जो जेनेवा प्रोटोकॉल था 1925 का, ये तो हमारे क्या युद्ध के दौरान जहरीली गैसों के उपयोग पर रोक लगाता था, लेकिन इनको बनाने और अपने पास भंडारण, मतलब रखने की छूट देता था। यहीं से होता हमारे क्या CWC का जन्म। तो जेनेवा प्रोटोकॉल की कमियों को दूर करने के लिए 1993 में हमारे देश इकट्ठे होते और CWC पर हस्ताक्षर करते। बात करें लागू होने की, तो ये संधि हमारे आधिकारिक तौर पर 29 अप्रैल 1997 को लागू हुई थी। कब? 29 अप्रैल 1997 को लागू हुई थी। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये संधि हमारे रासायनिक हथियारों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण, मतलब स्टॉक पिलिंग, और हमारे हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है। साथ ही साथ यह पहले से मौजूद हमारे हथियार है, उनको नष्ट करने का आदेश भी देती है। अपवाद की बात करें, ये केवल हमारे अनुसंधान, चिकित्सा और शांतिपूर्ण नागरिक जो कार्य है, उनके लिए बहुत ही सीमित मात्रा में कुछ रसायनों के उपयोग की अनुमति देती है। ये तो हमने इसके अपवाद देख लिए। अब देखेंगे हमारे CWC के सदस्य देश और उनकी स्थिति के बारे में। तो वर्तमान में हमारे दुनिया के सबसे सफल निरस्त्रीकरण संधियों में से एक हमारे कौन से CWC, जो हमारे क्या सफल निरस्त्रीकरण संधियों में से एक है। बात करें सदस्यों की, तो 193 देश इसके पूर्ण सदस्य हैं, और सीरिया और फिलीपींस हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं। सीरिया और फिलीपींस
सीरिया हमारे 2013 में और फिलीपींस 2018 में इसमें शामिल हुए। और हस्ताक्षर किए लेकिन पुष्ट नहीं किया, उनकी बात करें वो कौन, हमारे इजराइल। मतलब इस पे हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन इनकी जो संसद है उससे इसको रेक्टिफाई नहीं कराया गया। फिर गैर हस्ताक्षरकर्ता की बात करें, नॉन सिग्नेटरीज कौन है, तो दुनिया की केवल 3 देश इस संधि से बाहर है। वो कौन कौन से, मिस्र, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी सूडान। आप इसे याद रखें कौन कौन से 3 देश है, मिस्र, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी सूडान इससे बाहर है। अब बात करेंगे हमारे कौन कौन से विषैले रसायन है। तो विषैले रसायन की स्थिति जिन्हें CWC हथियार नहीं मानता है, कौन कौन से हैं। तो कुछ रसायन अत्यधिक जहरीले होते हैं लेकिन उनका बड़े पैमाने पर औद्योगिक और शांतिपूर्ण उपयोग होता है। क्या हमारे बहुत सारे ऐसे रसायन है जो क्या जहरीले होते हैं लेकिन उनका बड़े पैमाने पर क्या औद्योगिक या फिर शांतिपूर्ण उपयोग होता है, इसलिए CWC उन्हें सीधे तौर पर रासायनिक हथियार घोषित नहीं करता, बशर्ते उनका इस्तेमाल कहाँ, युद्ध में ही क्यों ना कर लिया जाए। जैसे हमारी बात करें कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस, ये हमारे अत्यधिक जहरीली है लेकिन पानी को साफ करने और उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग होता है, इसलिए ये प्रतिबंधित सूची से बाहर है। बात करें व्हाइट फास्फोरस की, व्हाइट फास्फोरस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है और त्वचा को जला देता है। हालांकि हमारे CWC के तहत सेनाओं को इसका इस्तेमाल रात में रोशनी पैदा करने और धुएं का आवरण बनाने के लिए करने की अनुमति देता है। तो हमारी जो सेना है ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट फास्फोरस का, कहाँ पे, रात में रोशनी मतलब इल्यूमिनेशन पैदा करने और धुएं का आवरण मतलब स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए इसकी अनुमति है इसका इस्तेमाल करने की। लेकिन इसे सीधे इंसानों पर हमले मतलब हथियार के रूप में इस्तेमाल करना युद्ध अपराध माना जाएगा। फिर बात करें CWC के तहत जो हमारे नियंत्रित पदार्थ है उनकी कौन कौन सी सूचियां हैं, बात करें शेड्यूल्स की। तो OPCW क्या करता है, रसायनों को उनके जोखिम और शांतिपूर्ण उपयोग के आधार पर, क्या रसायनों को उनके जोखिम और शांतिपूर्ण उपयोग के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटकर उन पर कड़ी नजर रखता है। कितनी श्रेणियां, 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी की बात करें जिसे अनुसूची 1 कहते हैं, शेड्यूल 1। तो सीधे रासायनिक हथियार, ये सीधे रासायनिक हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे सरीन, मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट, यह क्या हमारे सीधे रासायनिक हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और इनका नागरिक उपयोग लगभग शून्य होता है, इसका नागरिक उपयोग कुछ भी नहीं होता है। नियम की बात करें तो कोई भी देश 1 टन से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता है। जो बात करें शेड्यूल 1 के जो हमारे रसायन है, इन रासायनिक हथियारों का उत्पादन कोई भी देश 1 टन से ज्यादा नहीं कर सकता है। अनुसूची 2 की बात करें तो घातक रसायन बनाने के लिए क्या, ये घातक रसायन बनाने के लिए पूर्ववर्ती मतलब प्रिकर्सर्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या घातक रसायन बनाने के लिए पूर्ववर्ती के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा बहुत नागरिक उपयोग भी होता है। नियम की बात करें तो इनके निर्माण की घोषणा OPCW को देनी पड़ती है कि हम ये निर्माण कर रहे हैं, कितना निर्माण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस सब की जानकारी किसको देनी पड़ती है, OPCW को देनी पड़ती है। बात करें अनुसूची 3 की, अनुसूची 3 की बात करें तो इसके अंदर वो रसायन शामिल होते हैं जिनका बहुत बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और नागरिक उपयोग होता है। जैसे हमारे कीटनाशक होते हैं, प्लास्टिक निर्माण, ये हमारे क्या कौन से रसायन होते हैं जिनका बहुत बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और नागरिक उपयोग होता है, लेकिन इन्हें हथियार बनाने में भी काम में लिया जा सकता है। इनका उपयोग किसमें किया जा सकता है, हथियार बनाने में भी किया जा सकता है, जैसे हमारे फॉस्फिन। इनके लिए क्या नियम है, इनके लिए नियम की बात करें कि यदि कोई प्लांट एक साल में 30 टन से ज्यादा इनको बनाता है तो उसे उसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी, हमारे OPCW को देनी पड़ेगी। तो तीनों कैटेगरी हमने देख ली। अब देखेंगे हमारे CWC की समय सीमा और विनाश की प्रगति की बात करें तो इस संधि ने सदस्य देशों को अपने हथियार को नष्ट करने के लिए 4 चरणों की समय सीमा दी थी, जिसे बाद में अप्रैल 2012 तक बढ़ा दिया गया था। बात करें प्रगति या प्रोग्रेस की, तो OPCW की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दुनिया भर में घोषित जो रासायनिक एजेंट है उनका लगभग 99% से अधिक अब सुरक्षित रूप से नष्ट किया जा चुका है। हथियार मुक्त देशों की बात करें तो हमारा अल्बानिया, भारत, दक्षिणी कोरिया, इराक, सीरिया, लीबिया और अंततः हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2023 में इन्होंने अपने घोषित रासायनिक हथियारों के भंडारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो हथियार मुक्त देश है जिनके नाम हमने देख लिए। अब हम देखेंगे OPCW को बात हमने बहुत बार कर ली, तो OPCW की बात कर लेते हैं। ये हमारे क्या है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन है। इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, OPCW कहते हैं। तो वह क्या हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो हमारे CWC संधि को लागू करवाती है, जो क्या करती है, हमारे CWC संधि है उसको लागू करवाने का काम करती है कौन, OPCW। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय हमारे द हेग नीदरलैंड में है। बात करें कार्य की मतलब मैंडेट क्या है इसका, तो देशों के रासायनिक उद्योगों, ये क्या करता है, देशों के रासायनिक उद्योगों
सैन्य अड्डों का निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है। रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया की निगरानी करता है कि रासायनिक हथियारों को ठीक तरह से किया जा रहा है या नहीं, इन सब की निगरानी करता है। और किसी भी रासायनिक हमले की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। कोई भी रासायनिक हमला हो जाए तो उसकी स्वतंत्र रूप से जांच करता है ओपीसीडब्ल्यू। बात करें सम्मान की तो 2013 में सीरिया में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और दुनिया को इन हथियारों से मुक्त करने के प्रयासों के लिए 2013 में ओपीसीडब्ल्यू को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? ओपीसीडब्ल्यू को। अब बात करें भारत का रुख और प्रतिबद्धता की बात करें तो भारत रासायनिक निरस्त्रीकरण का एक मजबूत और जिम्मेदार समर्थक रहा है। हस्ताक्षर और पुष्टि की बात करें तो भारत ने 1993 में सीडब्ल्यूसी पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 1996 में इसकी पुष्टि भी कर दी थी। पारदर्शिता की बात करें तो हमारे 1997 में भारत ने ईमानदारी से घोषणा की थी कि उसके पास 1044 टन सल्फर मस्टर्ड का भंडार है। कितना? 1044 टन क्या सल्फर मस्टर्ड का भंडार है। फिर हथियारों के विनाश की बात करें तो 2009 में भारत ने अपने रासायनिक हथियारों के पूरे भंडार को लगभग 100% नष्ट कर दिया था। और ऐसा करने वाला भारत दक्षिणी कोरिया और अल्बानिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बना था। राष्ट्रीय कानून की बात करें, किसकी राष्ट्रीय कानून की बात करें तो भारत ने संधि को सख्ती से लागू करने के लिए भारत ने क्या संधि को सख्ती से लागू करने के लिए रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम 2000 पारित किया था। कौन सा? रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम 2000 पारित किया था। इसके तहत हमारा राष्ट्रीय प्राधिकरण जो हमारा NACWC इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत के रासायनिक उद्योगों पर नजर रखता है कि कहीं वो कोई रासायनिक हथियार तो नहीं बना रहे। सहयोग की बात करें तो दिसंबर 2024 में भारत ने ओपीसीडब्ल्यू सहायता कार्यों के लिए हमारे 10,000 हमारे यूरो का वित्तीय योगदान भी दिया था। कितने? 10,000 यूरो का हमारे ओपीसीडब्ल्यू को सहायता भी दी थी। कब? दिसंबर 2024 में। हालिया प्रगति और भविष्य की चुनौती की बात करें, किसकी? हालिया प्रगति और भविष्य की चुनौती की बात करें तो सीरिया संकट आया था। तो सीरिया के द्वारा 2013 में हमारे सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बावजूद, जिसमें सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बावजूद 2013 में वहां के जो नागरिकों पर रासायनिक हमलों की ओपीसी रूल द्वारा लगातार जांच की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे नागरिकों पे हमारे केमिकल वेपन्स की का हमला किया गया था, जिसकी जांच कौन कर रहा है? हमारा ओपीसीडब्ल्यू लगातार कर रहा है। वैश्विक दबाव की बात करें तो उत्तर कोरिया, जिस पर हमारे रासायनिक हथियारों का बड़ा जखीरा होने का शक है कि उसके पास रासायनिक हथियार बहुत सारे हो सकते हैं, उसको इस संधि में शामिल करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस संधि में शामिल हो जाए। फिर तकनीकी प्रगति की बात करें तो ओपीसीडब्ल्यू अब रसायनों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए उन्नत फोरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल या विकास कर रहा है। तो ओपीसीडब्ल्यू क्या कर रहा है? अब रासायनिक उत्पत्ति मतलब वो रसायन किस लैब में बना है, इस चीज का पता लगाने के लिए उन्नत फोरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। तो केमिकल वेपन्स के बारे में हमने देख लिया। अब बात करेंगे हमारे किसके? जैविक हथियारों के बारे में, बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जैविक हथियार क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स क्या है। तो जैविक हथियार वे जीवित जैविक हथियार क्या है? वे जीवित सूक्ष्म जीव या फिर उनसे निकलने वाले विषैले पदार्थ या टॉक्सिन्स होते हैं, जिनका उपयोग क्या जानबूझकर इंसानों, जानवरों या फिर कृषि मतलब फसलों को बीमार करने या नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो जैविक हथियार वे जीवित सूक्ष्म जीव या उनसे निकलने वाले विषैले पदार्थ या टॉक्सिन्स होते हैं, जिनका उपयोग हमारे जानबूझकर इंसानों, इस जानवरों या फिर कृषि फसलों को बीमार करने या फिर नष्ट करने के लिए किया जाता है। बात करें जैविक हथियार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनकी बात करें। पहली विशेषता आती है इसकी अदृश्यता मतलब इनविजिबिलिटी की। तो ये गंधहीन और रंगीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? गंधहीन और रंगीन होते हैं, जिसके कारण हमले के समय इनका तुरंत पता लगाना लगभग असंभव होता है। इसका पता नहीं लगा सकता यदि इनका हमला भी हो जाए तो। फिर तेज संक्रामकता की बात करें तो बहुत तेजी से मतलब इन्फेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं और कुछ ही समय में क्या महामारी का रूप भी ले लेते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो ये क्या दोहरे उपयोग की प्रवृत्ति होती है। इनकी कैसी होती है? दोहरे उपयोग की प्रकृति होती है, मतलब ड्यूल यूज नेचर होता है। तो इनका उपयोग हमारे शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे हमारे वैक्सीन या दवा बनाने के लिए भी होता है। इसलिए इन्हें गुप्त रूप से हथियारों में बदलना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसके दोहरा उपयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे जैविक हथियारों के प्रकार। जैविक हथियार कितने प्रकार के हो सकते हैं उनकी बात करें तो जैविक हथियारों के प्रकार की बात करें। टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो जैविक हथियार को मुख्य रूप से 4 घातक श्रेणियों में बांटा जाता है। कितने? 4 घातक श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे पहला आता है हमारा बैक्टीरिया। तो जीवित जीव होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? जीवित जीव होते हैं जो शरीर में प्रवेश करके भयंकर बीमारियां फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर में प्रवेश करके भयंकर बीमारियां फैलाते हैं, जैसे हमारा एंथ्रेक्स, टुलामेटेमिया, प्लेग
टाइफस, ये हमारे के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, भयंकर बीमारियां फैलाते हैं। फिर आता है नंबर किसका, वायरस का। वायरस की बात करें तो शरीर की कोशिकाओं में घुसकर ये क्या करते हैं, शरीर की कोशिकाओं में घुसकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे इंसेफ्लाइटिस, क्या इंसेफ्लाइटिस, और हमारे विशेष रूप से स्मॉल पॉक्स, चेचक। क्यों? क्योंकि 1979 के बाद इनका नियमित टीकाकरण बंद हो चुका है, जिससे बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि 1979 के बाद इनके टीके लगने बंद हो गए थे। इसके इंसेफ्लाइटिस और स्मॉल पॉक्स या चेचक, इनके टीके लगने बंद हो गए थे, इसलिए वायरस क्या महामारी फैला सकता है। तो बायोटॉक्सिन्स की बात करें तो ये जीवित जीवों जैसे हमारे पेड़ पौधे और जीवाणु, क्या हमारे जीवित जीवों जैसे हमारे पेड़ पौधे और जीवाणु, इनसे निकाले गए प्राकृतिक जहर होते हैं जिन्हें हम बायोटॉक्सिन्स कहते हैं। जैसे हमारे अरंडी के बीज से निकलने वाला राइसिन, किससे, अरंडी के बीज से निकलने वाला कौन सा, राइसिन, जो हमारे टॉक्सिन्स है, आप इसे याद रखेंगे। और बैक्टीरिया से निकलने वाला बोटुलिनम, क्या बोटुलिनम टॉक्सिन, ये हमारे कौन से बायोटॉक्सिन्स कहलाते हैं, जो हमारे जीवित जीवों मतलब पेड़ पौधों और जीवाणु, इनसे निकाले गए प्राकृतिक रूप से जहर होते हैं, क्या प्राकृतिक जहर होते हैं। फिर कवक की बात करें, किसकी बात करें, कवक की बात करें तो इनका उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन देश की जो खाद्य सुरक्षा है, तो कृषि को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, हमारे मुख्य रूप से जो दुश्मन देश है जिसमें हमला किया जा रहा है, तो उसकी खाद्य सुरक्षा मतलब कृषि को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे गेहूं का कंडुआ रोग है, आलू का झुलसा रोग है। बात करें जैविक युद्ध का खौफनाक इतिहास, बात करें किसकी, जैविक युद्ध का खौफनाक इतिहास की बात करें तो जैविक हथियारों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। किसका, जैविक हथियार का उपयोग क्या प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसे इस 200 ईसा पूर्व की बात करें, किसकी, 200 ईसा पूर्व की बात करें तो हैनिबल ने, किसने, हैनिबल ने दुश्मन के जहाजों पर जहरीले सांप फेंक के हमला किया था। किसने, हैनिबल ने क्या किया, दुश्मन के जहाजों पर जहरीले सांप थे उनको फेंक करके हमला किया था। 1155 की बात करें तो सम्राट बारबोसा ने, क्या सम्राट बारबोसा ने इटली के कुओं में जहर मिला दिया था ताकि दुश्मन सेना पानी ना पी सके और प्यास से ही मर जाए। उन्नीस तो 1346 की बात करें, कब 1346 की बात करें तो मंगोलों ने क्रीमिया शहर की दीवारों के अंदर, मंगोलों ने क्या किया, क्रीमिया शहर की दीवारों के अंदर प्लेग से संक्रमित शवों को फेंक दिया था। किससे, प्लेग से संक्रमित शवों को फेंक दिया था, जिससे एक बहुत ही बड़ी बीमारी महामारी को जन्म ले लिया था। कब, 1346 में। 1763 की बात करें तो अंग्रेजों ने चालाकी से मूल अमेरिकी जो रेड इंडियंस थे उनको चेचक से संक्रमित कंबल बांट दिए थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, जापान ने चीन में प्लेग से संक्रमित पिस्सू गिरा दिए थे और चीनी नागरिकों कैदियों को पर बहुत सारे जैविक परीक्षण भी किए थे। तो चीनी नागरिकों और कैदियों पर क्या बहुत सारे जैविक परीक्षण भी किए थे। 2001 का हमारा एंथ्रेक्स हमले की बात करें तो अमेरिका में 9/11 के बाद राजनेताओं और पत्रकारों को, क्या राजनेताओं और पत्रकारों डाक पत्रों के माध्यम से एंथ्रेक्स के बीजाणु भेजे गए थे, जिससे हमारे 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस जैव आतंकवाद ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया था कि हमारे डाक पत्रों के माध्यम से भी आतंकवाद फैलाया जा सकता है। कैसे, जैव हथियार के रूप में। अब हम देखेंगे जैविक हथियारों के प्रमुख खतरे और उनके प्रभावों के बारे में। जैविक हथियार को कौन कौन से खतरे होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव आता है हमारा व्यापक जनहानि। तो कम लागत में अत्यधिक मौतें होती है, इसमें क्या होती है, कम लागत में अत्यधिक मौतें होती है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। क्या क्या, हमारे कम लागत में अत्यधिक मौतें होती है और अत्यधिक जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। बात करें हमारे वैश्विक महामारी की, पेंडेमिक की, अगर किसी रासायनिक वायरस को हथियार बनाया जाए, क्या अगर किसी रासायनिक खतरनाक वायरस को हथियार बना दिया जाए तो यह दुनिया भर में 1918 के स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 जैसी महामारियां ला सकता है। मनोवैज्ञानिक आतंक की बात करें तो जनता में अत्यधिक खौफ, डर और सामाजिक अव्यवस्था मतलब पैनिक पैदा कर सकता है। फिर पहचानने में मुश्किल की बात करें तो रासायनिक हथियारों का असर तो तुरंत रूप से दिख जाता है, रासायनिक हथियारों का असर तो तुरंत रूप से दिख जाता है, लेकिन जैविक हथियारों का असर कुछ दिनों बाद ही दिखता है, जिससे उनका बचाव करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, उनसे बचाव करना क्या बहुत ज्यादा कठिन होता है। बात करें इसके अंतर्राष्ट्रीय रोकथाम और कौन कौन सी संधियां की गई थी, तो जैविक हथियारों को रोकने के लिए विश्व स्तर पर 2 कदम उठाए गए थे। कौन कौन से 2 कदम थे, उनमें पहला कदम तुम्हारा कौन सा, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 का। तो इसने युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियार के उपयोग पर तो प्रतिबंध लगाया था, लेकिन यह देशों को क्या इन हथियार को बनाने और भंडारण करने से नहीं रोक पाया था। और इसी कमी को दूर करने के लिए अगली संधि की गई थी, वो संधि थी हमारी कौन सी, जैविक हथियार सम्मेलन 1972 मतलब बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, जिसे शॉर्ट में BWC कहते हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी संधि थी, ये कहती है दुनिया की पहली ऐसी संधि थी जिसने सामूहिक विनाश के जो हथियार है WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनकी पूरी एक श्रेणी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इनकी एक पूरी
श्रेणी पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसकी प्रस्तावना में जैविक हथियारों को मानव विवेक के लिए घृणित कहा गया है। क्या? मानव विवेक के लिए घृणित कहा गया है किसके? जैविक हथियारों को। बात करें इसके पूरे नाम की तो जीवाणु मतलब जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण के निषेध और उनके विनाश पर कन्वेंशन। हमारे क्या CWC BWC का पूरा नाम क्या था? जीवाणु मतलब जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध और उनके विनाश पर कन्वेंशन था। बात करें लागू होने की तिथि की तो 26 मार्च 1975 को, मार्च 1972 में हमारे अमेरिका और सोवियत संघ की सहमति के बाद, जब हमारे मार्च 1972 में हमारे अमेरिका सोवियत संघ ने सहमति दे दी, तब हमारे 26 मार्च 1975 को इसको लागू कर दिया गया था। हस्ताक्षर की बात करें तो जुलाई 2024 तक 187 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। कितने? 187 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अब हम बात करें BWC 1972 के जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कौन कौन से अनुच्छेद थे। अनुच्छेद एक की बात करें, अनुच्छेद एक क्या कहता है तो जैविक हथियार को विकास, उत्पादन और उन्हें हासिल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है हमारे किसमें? अनुच्छेद एक में। अनुच्छेद दो की बात करें तो पहले से मौजूद सभी जैविक हथियारों और संबंधित उपकरणों को नष्ट करने की अनिवार्यता है कि पहले से जो भी मौजूद है हमारे पास जैविक हथियार और उनसे संबंधित उपकरण है उनको नष्ट करने की अनिवार्यता है अनुच्छेद दो में। अनुच्छेद तीन की बात करें तो किसी भी अन्य देश या संगठन को जैविक हथियार या फिर तकनीक ट्रांसफर करने पर सख्त रोक लगाई गई है, हस्तांतरण पर रोक लगाई गई हमारे अनुच्छेद तीन में। अनुच्छेद चार की बात करें तो अनुच्छेद चार क्या कहता है हमारे? चार नहीं, अनुच्छेद छह ये क्या कहता है हमारे? यदि कोई देश नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब UNSC में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद छह में ये है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो शांतिपूर्ण चिकित्सा और वैज्ञानिक शोध के लिए, क्या शांतिपूर्ण चिकित्सा और वैज्ञानिक शोध के लिए जैविक एजेंटों का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना है हमारा अनुच्छेद 10 में बताया गया है। तो हमने खास का अनुच्छेद एक लिए BWC के। अब हम देखेंगे जैविक हथियार सम्मेलन BWC के सामने कौन कौन सी चुनौतियां। तो जैविक हथियार पर प्रतिबंध लगाने वाली ये जो संधि है 1975 की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां जिनका सामना कर रही है? पहली चुनौती आती है तकनीकी जोखिम जिसे टेक्नोलॉजिकल रिस्क कहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान जिसमें क्रिस्पर जो हमारी जीन एडिटिंग है, सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब कृत्रिम जीव विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इन्होंने क्या किया? विज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया है। तो तकनीकी जोखिम में पहला, यद्यपि ये तकनीकें महामारी से लड़ने मतलब वैक्सीन बनाने में मदद करती है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके ये तकनीकें हैं इनका दुरुपयोग करके बेहद घातक और नए प्रकार के जैविक हथियार मतलब वायरस या बैक्टीरिया आसानी से बनाया जा सकता है इन तकनीकों का उपयोग करके। फिर दोहरे उपयोग की समस्या की बात करें, सिंथेटिक बायोलॉजी की वजह से, किसकी वजह से? सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब कृत्रिम जीव विज्ञान की वजह से यह अंतर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है कि कोई प्रयोगशाला दवा बनाने के लिए शोध कर रही है या फिर हथियार बनाने के लिए शोध कर रही है। फिर सत्यापन की कठिनाइयों की बात करें, किसकी? सत्यापन की कठिनाइयों की बात करें, वेरिफिकेशन डिफिकल्टीज की। तो परमाणु हथियारों के विपरीत हमारे जैविक हथियारों को बहुत छोटे स्थान में बनाया जा सकता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए तो बहुत बड़े स्थान की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैविक हथियार को बनाने के लिए छोटे स्थान जैसे एक छोटे से कमरे में या लैब में भी बनाए जा सकते हैं, जिससे इसकी निगरानी मतलब सर्विलांस करना बहुत ज्यादा कठिन है। वैक्सीन और दवा बनाने वाली सुविधाओं को, ये वैक्सीन और दवा बनाने वाली सुविधाओं को रातों रात हथियार बनाने में बदला जा सकता है। रातों रात क्या हथियार बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। फिर जैविक एजेंट जैसे हमारे वायरस या बैक्टीरिया, इनको निरीक्षण टीम के पहुंचने से पहले चंद मिनटों में आसानी से नष्ट मतलब ब्लीच या फिर स्टरलाइज किया जा सकता है, जिससे सबूत भी मिट सकते हैं। तो हमारे सत्यापन की कठिनाइयां मतलब वेरिफिकेशन डिफिकल्टीज है। बात करें वित्तीय मुद्दों की, फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें, वित्तीय मुद्दों की बात करें तो BWC के पास संसाधनों और धन की भारी कमी रहती है। BWC के पास क्या? संसाधनों और धन की भारी कमी रहती है और बजट की कमी के कारण इनकी कई महत्वपूर्ण बैठकें देरी से होती है। जो महत्वपूर्ण बैठकें होती है वो उसमें बहुत देरी लगती है। और ये कार्यक्रम क्या मुख्य रूप से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है, मतलब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि पैसा अपनी इच्छा से देते हैं, बाध्यकारी नहीं। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1540 की बात करें तो प्रस्ताव कौन सा? 1540 UNSC रेजोल्यूशन 1540 की बात करें तो ये कब पारित हुआ था? हमारे 28 अप्रैल 2004 को पारित हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गैर राज्य तत्व जैसे हमारे आतंकवादी संगठन, अलगाववादी, इनको परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार जिन्हें हम कहते हैं WMD सामूहिक विनाश के हथियार मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनको प्राप्त करने और बनाने से रोकना था। ये प्रस्ताव था 1540। इसके कौन कौन से नियम थे? नियमों की बात करें मुख्य बिंदु की तो ये प्रतिबंध लगाता है किस पे? कि यदि कोई देश
आतंकवादियों या फिर गैर राज्य तत्वों को WMD प्राप्त करने में मदद करता है या फिर समर्थन नहीं करेगा। तो प्रतिबंध लगाया किसमें कि कोई भी देश हमारे क्या आतंकवादियों और गैर राज्य के तत्व हैं, जैसे हमारे क्या आतंकवादी समूह हैं, इनको WMD प्राप्त करने में मदद भी नहीं करेगा, साथ ही साथ समर्थन भी नहीं करेगा। तो राष्ट्रीय कानून की बात करें, हर देश को अपने यहाँ ऐसे सख्त कानून बनाने होंगे जो हमारे WMD के निर्माण और प्रसार को आपराधिक कृत्य मतलब क्राइम घोषित करेंगे। फिर सामग्री की सुरक्षा की बात करें तो खतरनाक सामग्री जैसे हमारे समृद्ध यूरेनियम, एंथ्रेक्स या घातक रसायनों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे ताकि वो कभी भी चोरी ना हो सके। निर्यात नियंत्रण की बात करें तो उन दोहरे उपयोग वाली तकनीकों और उपकरणों जैसे हमारे सेंट्रीफ्यूज के निर्यात पर काफी कड़ी निगरानी रखनी होगी, जिससे इनका उपयोग हथियार बनाने में ना हो सके। तो निर्यात नियंत्रण भी किया जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे क्या जैविक हथियारों पर भारत का स्पष्ट रुख क्या है। जैविक हथियारों पर भारत के रुख की बात करें, भारत का स्टांस क्या है, तो भारत हमेशा से सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ रहा है। जो हम देख सकते हैं 2002 में, अक्टूबर 2002 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने साफ साफ कहा था कि भारत जैविक हथियार नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मानवता के लिए ये क्रूर है। जैविक हथियार क्या हमारे मानवता के लिए क्रूर है, इसलिए मानव भारत कभी भी जैविक हथियार नहीं बनाएगा। भारत के दृष्टिकोण के पहलुओं की बात करें तो भारत का BWC के प्रति प्रतिबद्धता, भारत ने 15 जुलाई 1974 को ही जैविक हथियार सम्मेलन की पुष्टि कर दी थी। हमारे कब 15 जुलाई 1974 को क्या कर दिया था, जैविक हथियार सम्मेलन की पुष्टि कर दी थी। शांतिपूर्ण नीति की बात करें तो भारत की नीति साफ साफ है, न तो वह जैविक हथियार बनाएगा, न ही रखेगा, न ही उनका उपयोग करेगा। फिर बायो डिफेंस की बात करें, जैव रक्षा की, तो DRDO ने जैविक हमलों से बचाव के लिए या DRDO ने जैविक हमलों से बचाव के लिए रक्षात्मक उपाय, मेडिकल किट और सेंसर्स विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? हमारे DRDO ने। फिर बायो टेररिज्म की बात करें, जैव आतंकवाद की तैयारी, तो भारत ने देश के अंदर संक्रामक रोगों को तुरंत पता लगाने के लिए, जब भारत ने देश के अंदर संक्रामक रोगों का तुरंत पता लगाने के लिए रोग निगरानी नेटवर्क, डिजीज सर्विलांस नेटवर्क को बहुत ही मजबूत किया है। तो कठोर कानून की बात करें तो भारत सामूहिक विनाश के हथियार WMD अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत, हमारा WMD अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत जैविक एजेंटों और दोहरे उपयोग वाले जो उपकरण है उनके हस्तांतरण और निर्यात पर सख्त नियंत्रण रखता है। तो भारत ने बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाए। अब परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है हमारे किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया समूह के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह क्या जिसे AG कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। तो दुनिया के 43 देश जिसमें और यूरोपियन संघ भी शामिल है, तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। लेकिन ये क्या है, अनौपचारिक मंच है, आपसे याद रखेंगे औपचारिक मंच नहीं है। बात करें गठन के कारण की, तो 1980 के दशक में जो इराक ईरान युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के दौरान इराक के द्वारा रासायनिक हथियारों के भयानक उपयोग को देखने के बाद क्या किसने, इराक ने क्या रासायनिक हथियारों का बहुत भयानक उपयोग किया था। तो वो उपयोग देखने के बाद इस समूह का गठन किया गया था, किसका, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का गठन किया गया था। बात करें ये ग्रुप क्या कार्य करता है, तो इसका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि देश उन विशिष्ट रसायनों, जैविक एजेंटों और दोहरे उपयोग वाली मशीनरी का निर्यात ना करे। क्या करे, निर्यात ना करे, जिनका इस्तेमाल हमारे रासायनिक या फिर जैविक हथियार बनाने में किया जा सकता है। और इसके लिए क्या कड़े लाइसेंस लागू किए जाने चाहिए। क्या यदि कोई निर्यात करता है तो उसके लिए क्या कड़े लाइसेंस लागू किए जाने चाहिए। अनिवार्यता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बनने के लिए देश का CWC और BWC दोनों संधियों का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि देश क्या है दोनों संधियों पे साइन कर देता है तभी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन सकता है। बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की, तो भारत 19 जनवरी 2018 को आधिकारिक तौर पे ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल हो गया था। बात करें इसके फायदे क्या हैं, फायदों की बात करें तो इससे भारत की बायोटेक और रसायन उद्योगों को, जो भारत की बायोटेक और रसायन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और ये साबित करता है कि भारत की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित है। सबसे अहम बात यह है कि इस समूह के सदस्य मिलने से भारत का परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करने का जो दावा था वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है कि भारत अभी तक हमारा एनएसजी का सदस्य नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। बात करें ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इस ग्रुप की या समूह की कौन कौन सी सीमाएं हैं या फिर कमजोरियां हैं। तो पहली कमजोरी आती है यह एक अनौपचारिक समूह है, मतलब इनफॉर्मल रेजिम, कोई कानूनी संधि नहीं है और ये उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध या फिर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता जो रासायनिक हथियार प्राप्त करते हैं, या उन देशों को, सदस्य देशों को सजा नहीं दे सकता जो समूह के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह केवल आपसी सहयोग और समझ पर काम करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक था रासायनिक और जैविक हथियार, इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की।
तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।